मॉर्निंग बेटा। जब बच्चा यहाँ पे 10th से 11th में आता है तो उसको बेसिक फंडामेंटल या बेसिक मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बेसिक मैथमेटिक्स के लिए जो कुछ फंडामेंटल टॉपिक हैं, तो उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। जैसे मान लिया, पहले बच्चों को तो ब्रैकेट समझ में नहीं आते हैं कि ब्रैकेट मतलब सेट। तो सेट की बात करें तो सेट होता क्या है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ, सेट क्या होता है? सेट इज द collection of well defined, set is the collection of well defined objects। क्लियर है सबको यहां तक? जैसे मैंने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, जैसे मैंने इसको ए मान लिया तो ऐसे करली ब्रैकेट लगाया 1 2 3 4 से लेकर ऑल द एलिमेंट्स एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास, तो इसको बोलते हैं हमारा सेट। अब सेट बेटा दो टाइप से होते हैं। एक होता है सेट डिस्क्रीट सेट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस सेट। ठीक है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सेट। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ और कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब हुआ? तो डिस्क्रीट सेट का ये मतलब हुआ, जैसे मैंने लिखा, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। डिस्क्रीट सेट के लिए ऐसे अपन कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं और कॉन्टिन्यूअस सेट के लिए ऐसे या तो स्मॉल ब्रैकेट या फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, इन दोनों का इस्तेमाल होता है। इन दोनों बातों को मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मैंने एक सेट ए लिखा, इस सेट ए के अंदर केवल दो एलिमेंट है। मान लो मैंने लिखा 2 लिखा और 9 लिखा, केवल क्या लिखा? 2 और 9। इस करली ब्रैकेट के अंदर जब भी लिखा जाएगा तो और जितने भी एलिमेंट है वो लिखे जाएंगे और दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो इस सेट ए के अंदर यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? केवल दो एलिमेंट हैं। एक ये रही आपकी नंबर लाइन, एक है 2 और एक है 9। इस सेट ए के अंदर केवल दो एलिमेंट हैं और उनकी वैल्यू क्या है? 2 और 9। एक टर्म होता है बेटा कार्डिनल नंबर। क्या टर्म होता है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट इज कॉल्ड एज अ कार्डिनल नंबर। जैसे मान लो मैंने लिखा सेट ए, इसके अंदर मैंने लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इस सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना होगा? दैट विल बी 3। आई होप बात सबको समझ में आई। इस सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना होगा? 3। एक सेट मान लो मैंने बी लिखा है, इसके अंदर एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5, तो सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना होगा? दैट वुड बी 5। तो मैं अगर बात करूं इस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, तो इस सेट ए के अंदर केवल दो एलिमेंट हैं। अब मैंने एक सेट बी बोल दिया, अब इसको मैंने ऐसे लिखा। अब चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस सेट है, ये कौन सा सेट है? कॉन्टिन्यूअस। मतलब सेट बी का मतलब क्या हुआ कि मान लो नंबर लाइन पे गाड़ी स्टार्ट हुई 2 से और गाड़ी स्टार्ट हुई 2 से और 9 पे जाके रुकी, मतलब दैट विल बी फ्रॉम 2 टू 9। ऑल द एलिमेंट्स आर द पार्ट ऑफ सेट बी। मतलब क्या बोलेंगे? फ्रॉम 2 टू 9 all elements are part of set B excluding 2 and 9। मतलब इसको एक्चुअली ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। तो जहां पे देखो तो 2 और 9 पे मैंने ओपन बनाया है, मतलब आंसर में 2 इंक्लूड नहीं है और 9 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 2 से लेकर 9 तक सारे आंसर हैं। अब एक सेट सी बनाया, मान लो मैंने ऐसे लिखा 2 से लेकर 9 तक, इसको बोलते हैं बेटा क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। अब क्लोज का क्या मतलब हुआ? क्लोज का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं
तो 2 से लेकर 9 तक, 2 और 9, यहां से लेकर यहां तक, फ्रॉम 2 टू 9, all elements are part of answer including 2 and 9। मतलब मैं अगर बोलूं कि सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, तो सेट बी में इनफाइनाइट एलिमेंट है, क्योंकि भाई 2 के बाद क्या आएगा, 2.1, 2.2, 2.01, जितने भी आपके रियल नंबर है 2 से लेकर 9 तक, ऑल आर द पार्ट ऑफ द आंसर। लेकिन अगर बोलूं सेट बी में कितने इंटीजर हैं, तो सेट बी में इंटीजर कौन है, केवल 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 और 9 क्या है, एक्सक्लूडेड है। सेट सी में बात करूं तो सेट सी का कार्डिनल नंबर कितना है, सेट सी में कितने एलिमेंट हैं, तो सेट सी के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, या क्योंकि जितने भी 2 से लेकर 9 तक, 2 इंक्लूडेड और 9 इंक्लूडेड। और मैं अगर बोलूं सेट सी में कितने इंटीजर हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऑल आर द इंटीजर्स आर द पार्ट ऑफ सेट सी। आई होप बच्चों को इन तीनों ब्रैकेट का डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अब जैसे एक सेट डी बोल दिया, डी 2 से 9, 2 से 9। अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या होगा, 2 कैसा होगा, 2 एक्सक्लूडेड होगा और 9 इंक्लूडेड होगा। तो गाड़ी कहां से स्टार्ट हुई, 2 से, और कहां तक पहुंची, 9 तक पहुंची। लेकिन 2 क्या है, एक्सक्लूडेड, और 9 क्या है, इंक्लूडेड। क्लियर। अब सेट ई लिया, मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा, तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंक्लूडेड है और 9 एक्सक्लूडेड है, और 2 से लेकर 9 तक ये सारे आंसर हो गए। आई होप सारे बच्चों को ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सेट लिखते कैसे हैं। तो अगर मैं एग्जांपल और लेके यहाँ पे बैठूं, जैसे और एग्जांपल ले लिया, मान लो एक सेट मैंने ए लिखा 1, 2, 5, तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 5, केवल 3 एलिमेंट है, जो कि मैंने करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, सेपरेटेड बाई कॉमास। सेट बी लिखा, मान लो कि बच्चा बोला 1, 2, 5, तो बेटा इसका कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको अगर हमें लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, मतलब 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, 1 एक्सक्लूडेड एंड 5 एक्सक्लूडेड। क्लियर। मान लो सेट सी लिख दिया, ऐसे लिख दिया 1 से 5, तो 1 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है। क्लियर। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल ब्रैकेट की कहानी हुई। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, दैट इज इनइक्वालिटी। बच्चों को कौन परेशान करता है, इनइक्वालिटी बच्चों को समझने में दिक्कत देता है। तो इनइक्वालिटी मैं आपको समझा रहा हूँ शॉर्ट में, और शॉर्ट में क्या मतलब जो प्रॉपर तरीका है वही तरीका समझा रहा हूँ। इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो जब आप 9th-10th क्लास में होगे तो आपको कहा जाता होगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, और क्या लिखते होंगे, फाइंड x। तो x बराबर क्या आ जाता है, 1/9 आ जाता है, राइट, ये आंसर आ गया। लेकिन जब आप 11th में आ जाते हो तो इसी सवाल को ऐसे लिखा जाता है, 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, या फिर ये सवाल ऐसे भी प्लॉट किया जा सकता है, 3x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या ये क्वेश्चन ऐसे भी, मतलब किसी भी तरीके से प्लॉट कर दिया जाए। तो इन सबको करने का तरीका एक ही होता है। अब वो तरीका मैं आपको, अच्छा ये तो छोटे छोटे सवाल लिखे हैं, आपको और भी सवाल यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मेरी प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर, ठीक है, -16 और प्लस, मान लो यहाँ पे लिख दिया 32, और ये आ जाएगा आपका, मान लो यहाँ पे मैंने 2x स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे 8x लिख दिया, या 12x लिख दिया, चलो ठीक है 12x। या इस सवाल को हटा ही देते हैं और कोई सवाल लिख देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, और छोटे चालू करते हैं, मान लो मैंने ये सवाल लिखा, ये निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सवाल है फाइंड
एक्स। क्या सवाल है? फाइंड एक्स। तो जनरली क्या जब बच्चा 9 से 10th में आता है तो इस सवाल को वो ऐसे करता है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 4, ऐसे अजीब अजीब से करके वो सॉल्व कर देता है। तो ये गलत तरीका है। जब भी ऐसा इनइक्वलिटी का सवाल मिले और राइट हैंड साइड में ऐसे जीरो लिखा हो, तो करने का लॉजिक क्या होता है, उस लॉजिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सवाल ये हो सकता है, प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन जीरो, प्रॉब्लम ये भी हो सकती है। तो इस टाइप को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉजिक क्या होता है, वो लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं। पहला स्टेप होता है फैक्टराइज द गिवन प्रॉब्लम। जो भी आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन में दी गई है, क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर दो। मतलब आपको जो सवाल गिवन है, क्या क्वेश्चन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो आपने क्या किया, इसको फैक्टर कर दिया, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। क्लियर है सारे बच्चों को? ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप होता है फॉर्म मस्ट बी एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। फॉर्म हमेशा क्या होनी चाहिए, एक्स प्लस ए या फिर एक्स माइनस ए। जैसे अपना सवाल देखो, यहाँ फॉर्मेट क्या है, एक्स प्लस ए या फिर क्या है, एक्स माइनस ए। हमेशा क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को लेकर आना है। फिर तीसरा स्टेप होता है फाइंड रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फैक्टर। आपके जितने भी फैक्टर हैं उनके क्या निकालो, रूट्स निकालो। आपके कितने फैक्टर हैं, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। रूट कैसे निकालते हैं, रूट हमेशा जीरो से इक्वेट करके निकालते हैं। तो आपने इसको जीरो से इक्वेट कर दिया, तो रूट क्या है, x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू 4। आपके ये दो रूट आ गए। आइयो सबको समझ में आ गया वो यहाँ तक। अब आगे क्या करें, अभी तक मैंने 3 स्टेप लिखे हैं। चौथा स्टेप होता है, द फोर्थ स्टेप इज रिप्रेजेंट रूट्स ऑन नंबर लाइन। रूट्स को कहाँ रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पे। तो ये रही आपकी नंबर लाइन। पहले कौन आएगा, -4 आएगा, फिर कौन आएगा, +4 आएगा। क्लियर सारे बच्चों को? फिर पांचवा स्टेप, अब आप गौर से देखो तो आपकी नंबर लाइन टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हुई है। आपकी ये नंबर लाइन टोटल इट इज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है, माइनस इनफाइनाइट से -4। सेकेंड इंटरवल क्या है, -4 से +4। और द फोर्थ इंटरवल +4 से इनफाइनाइट। अब पांचवें पार्ट में क्या करेंगे, असाइन पॉजिटिव साइन टू राइट मोस्ट इंटरवल। जो आपका राइट मोस्ट इंटरवल है वहां पे क्या कर दो, पॉजिटिव साइन असाइन, असाइन पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट इंटरवल एंड देन ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब करते रहिए। क्या मतलब हुआ, आपका जो ये नंबर लाइन थी, ये नंबर लाइन टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हुई। राइट मोस्ट इंटरवल को पॉजिटिव साइन असाइन कर दो, उसके बाद में फिर ऑल्टरनेट नेगेटिव, फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव। अच्छा, अपने मन से यहाँ पे नंबर लाइन पे जीरो हीरो कुछ मत लिख देना। जितना नंबर रूट आए हैं बस उन्हीं को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, उसके अलावा किसी और को रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? बस आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई तो आपका आंसर आ चुका है। अब अपने प्रॉब्लम में जाओ, तो आपका प्रॉब्लम क्या था, योर प्रॉब्लम वाइज एक्स स्क्वायर -16 ग्रेटर देन 0। आपको क्या चाहिए, 0 से बड़ा आंसर चाहिए। तो बेटा आपको x की वो सारी वैल्यू चाहिए कि आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाए, 0 से ग्रेटर आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ा मतलब कौन सा इंटरवल चाहिए, पॉजिटिव इंटरवल चाहिए। तो पॉजिटिव इंटरवल एक ये वाला है माइनस इनफाइनाइट से -4, और एक पॉजिटिव इंटरवल है 4 से इनफाइनाइट वाला। करेक्ट है?
तो बस यही आपका आंसर हो गया। x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। दिस इज द आंसर। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। इनइक्वलिटी का कोई भी प्रॉब्लम आए लगाने का यही तरीका है, क्योंकि आईआईटी की प्रिपरेशन में पहला काम यही आता है कि आपको इनइक्वलिटी आती है कि नहीं आती है, आपको ब्रैकेट आता है कि नहीं आता है। जब आपको ये ब्रैकेट आता होता है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि -4 इंक्लूड नहीं है, 4 इंक्लूड नहीं है, तो आपका ये स्मॉल ब्रैकेट लग गया। मान लो यही सिमिलर प्रॉब्लम में लिखता दोबारा, एक्स स्क्वायर -16, मान लो मैंने लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो करने का बेटा स्टेप तो सेम रहेगा, स्टेप में कोई चेंज नहीं आएगा। वही फैक्टर किए, रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, रूट निकाले, राइट साइड को पॉजिटिव दिया, फिर नेगेटिव दिया, फिर पॉजिटिव दिया। आपको क्या चाहिए, अब देखो पढ़ने के तरीके में अंतर आ गया। पहले क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर -16 ग्रेटर देन 0, अब क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर -16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब अब एक्स स्क्वायर -16 की वैल्यू 0 भी आ सकती है, मतलब अब इसकी वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। जब 0 भी पॉसिबल है, जब भी 0 इंक्लूड कर लो, तो हमेशा बेटा आंसर तो आपको पता है क्या आंसर है, माइनस इनफाइनाइट से -4। लेकिन जब जीरो, जब ये 0 आएगा कब, जब x की वैल्यू -4 हो जाएगी या x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो दिस इज योर आंसर। बात समझ में है मैंने क्या बताया, जब भी इक्वल आ जाए, जब भी क्या आ जाए इक्वल, तो बाउंड्री वैल्यू को इंक्लूड कर लेना। क्या कर लेना, इंक्लूड। क्यों इंक्लूड करना, क्योंकि आपको ये वैल्यू 0 भी चाहिए। 0 कब आएगा, जब x इक्वल टू 4 आ जाए या x इक्वल टू -4 आ जाए, तो ये 0 भी आ जाएगा। तो कहोगे सर इन्फिनिटी पे क्या लगाया है, तो इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। कभी भी आ जाए इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। अब जैसे मैं आगे और सवाल आपको लेके दिखाता हूँ, सिमिलर टाइप के सवाल। जैसे मान लो प्रॉब्लम मैंने ये लिख दी, अब अगली प्रॉब्लम ये लिख दी। लेट द प्रॉब्लम इज लाइक एक्स स्क्वायर -81 3 माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस एक्स, ये सवाल लिख दिया और मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या था बेटा, फैक्टराइज इफ पॉसिबल। तो क्या आ गया, x-9 x+9 फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या लिखा है 3 माइनस एक्स, और नीचे क्या लिखा है x+7। अब याद करो हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, हमारा सेकेंड स्टेप था फॉर्म मस्ट बी x+a और x-a। ठीक है, फॉर्म। तो बेटा अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको कि अब फॉर्म क्या होना चाहिए, x+a और x-a। अब यहाँ पे फॉर्म क्या लिखा है, यहाँ तो लिखा है x-a, यहाँ पे लिखा है x+a। यहाँ पर वैसे a+x था तो मैंने क्या कर दिया x+a। दिक्कत यहाँ पे ये क्या लिखा है 3 माइनस एक्स, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक माइनस साइन यहाँ पे कॉमन लिया तो x-3 बन गया। और ये क्या है x+9, ये क्या है x-9 डिवाइडेड बाई x+7 ग्रेटर देन सॉरी स्मॉलर देन 0। अब ये माइनस साइन लगा है, आपको पता होगा इनइक्वलिटी में जब भी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस साइन यहाँ पे हटाना है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 9, यहाँ प्लस हो गया, राइट। और नीचे भी x+7 आ गया। और जब भी माइनस का मल्टीप्लाई करते इनइक्वलिटी क्या करती है, रिवर्स कर जाती है। यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई किया, इनइक्वलिटी विल गेट रिवर्स। जैसे देखो क्या लिखा है 4 ग्रेटर देन 3 लिखा है, जब मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, इनइक्वलिटी रिवर्स कर जाती है हमेशा। तो यहाँ पर भी जब भी इनइक्वलिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी क्या करेगी, रिवर्स कर जाएगी। फिर वही लॉजिक, क्या लॉजिक, फाइंड रूट ईच ऑफ द फैक्टर। यहाँ कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टर है, चारों के रूट निकालो। तो रूट कैसे निकलते हैं, 0 से इक्वेट करके। तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -9, x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू -7। ये आपके क्या आ गए, 4 रूट आ गए। सेम कहानी रिपीट करेगी।
अब क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। पहले कौन आएगा, -9, -7, 3 और 9। फिर राइट मोस्ट वाले को पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। करेक्ट है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ग्रेटर देन जीरो चाहिए। क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से बड़ा चाहिए तो इनइक्वलिटी क्या करेगी बेटा, रिवर्स करेगी। तो इनइक्वलिटी रिवर्स करेगी तो आंसर क्या आएगा, -इनफाइनाइट से माइनस, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इक्वल तो लगा नहीं है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ही आएगा, -9 यूनियन -7 से 3 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। दिस इज द आंसर। आई होप सारे बच्चों को बात यहाँ पे समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक बेटा, इसको अच्छे से समझो। अगर ना समझ में आया हो तो इसको रिपीट करके एक बार देखिए। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्यों आया, क्लोज ब्रैकेट क्यों आया। अब जैसे इसी, चलो और प्रॉब्लम में लिखता हूँ। तो जैसे और प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं। अपन ने लिखा कि दिया x² माइनस 25, फिर यहाँ पे लिखा x+7, फिर कुछ भी लिख दो, x² -3x+2 अपॉन x+9 और x-21। मान लो मैंने ये प्रॉब्लम लिख दी, कुछ भी ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लो ऐसे कर दिया मैंने, लेस देन इक्वल टू 0 लगा दिया, तो पहला काम क्या होता है, फैक्टराइज। तो फैक्टर क्या आएंगे, x+5, x-5, फिर ये क्या आया, x+7। इसके फैक्टर क्या आएंगे बेटा, x-2, x-1, डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, x+9, x-21, लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करो इसको, इसके कितने रूट आ रहे हैं, रूट कैसे निकालते हैं, जीरो से इक्वेट करके। -5 आ रहा है, 5 आ रहा है, -7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, -9 आ रहा है, 21 आ रहा है। इतने इसके क्या आ गए, रूट आ गए। अब रूट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। इन सारे रूट्स को रिप्रेजेंट कर दो कहाँ पर, नंबर लाइन पे। तो -9, -7, 1, 2, अच्छा -5 छूट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, -5, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब कौन बचा, 5 और 21। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 21। क्या सिखाया था, राइट मोस्ट को पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे इक्वल लगा है ना, क्या लगा है, इक्वल लगा है। तो जो भी आंसर है सब में क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। करेक्ट है, क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट। अब आपको चाहिए क्या, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो या जीरो से छोटी। तो जीरो या जीरो से छोटे का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वाले आंसर हुए। कौन से आंसर हुए, नेगेटिव वाले। तो आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -9। -9 पे क्या लगाया, क्लोज ब्रैकेट, यूनियन। फिर नेगेटिव वाला क्या है, -7 से -5, फिर यूनियन 1 से 2, फिर यूनियन 5 से 21। दिस इज द आंसर। करेक्ट। लेकिन इस आंसर में एक प्रॉब्लम है, पहले हमने ये समझा, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ था तो सब में क्या लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। क्लियर है। अब इस आंसर में प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब x+9 विल नेवर बी जीरो, x-21 विल नेवर बी जीरो। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -9 नहीं हो सकती, और x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 21 नहीं हो सकती। क्लियर है सारे बच्चों को। तो अब जब इतनी कहानी पता है तो x की वैल्यू -9 नहीं हो सकती और 21, तो -9 क्या होना चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए। तो ऐसे एक्सक्लूड कर दिया, बाकी ये तो सेम ही रहेगा। फिर 1 से 2 भी सेम रहेगा, 5 से 21, लेकिन 21 क्या होगा, एक्सक्लूड। अब ये हुआ आपका फाइनल आंसर। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये सब प्रॉब्लम इनइक्वलिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, इनइक्वलिटी अभी यहाँ एंड नहीं हुआ है, मतलब ये तो फंडामेंटल पार्ट था, हमको अच्छे से समझ में आ गया। इसके आगे भी इनइक्वलिटी है, बहुत सारी इनइक्वलिटी है।
लेकिन कम से कम जो बच्चा 10th से पास आउट होकर यहाँ पे आता है तो उसको इतनी फंडामेंटल इनइक्वालिटी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो आपका एक भी सवाल सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि इनइक्वालिटी का यूज आपका लगातार होने वाला है।